हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एडू फ्यूचर चैनल पे। पिछली वीडियो जो मैंने आपको बताया था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसी का ये दूसरा पार्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। और आज हम लोग बात कर लेंगे सॉल्यूशन, उसके कंपोनेंट्स का, और स्पेशली हम लोग बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन का। ओके, तो हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। आपको याद होगा इसके पहले मैंने आपको बताया था कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, एक्टिविटी 2.2 के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की थी कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि होमोजेनस मिक्सचर वैसा मिक्सचर जिसका थ्रू आउट सैंपल कंपोजिशन सेम हो। हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में हमने बात किया था कि जिसका थ्रू आउट सैंपल कंपोजिशन सेम नहीं हो। हमने एक्टिविटीज 2.2 से ये भी जान लिया था कि सॉल्यूशन में बेसिकली हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन का बेसिक एक आइडिया हमको पता चल गया था, लेकिन इसका डिटेलिंग हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये क्या होता है भाई, होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर में जैसे ही कह रहा हूं इसका मतलब थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होता है, ठीक ना। और क्या भाई, मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांसेस, दो या दो से ज्यादा सबस्टांसेस का बना हुआ होता है। बनने से मतलब ये मिलने से बनता है, ठीक। द थर्ड थिंग इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस है। मैंने बताया ना, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स को फिजिकली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? वी कैन सेपरेट its components by क्या, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट बात है सॉल्यूशन के बारे में। क्या क्या है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा टाइप के सबस्टांसेस के मिलने से बनता है, इम्प्योर सबस्टांस है। क्यों इम्प्योर सबस्टांस है? बिकॉज वी कैन सेपरेट इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के द्वारा हम इसके कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक इम्प्योर सबस्टांस है, ठीक। अब आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का। कुछ एग्जाम्पल की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है भाई, तो मैंने इसके पहले भी बताया था ब्राइन, जो कि NaCl और वाटर का मिक्सचर है, ठीक ना। हम बात कर सकते हैं लेमोनेड का। लेमोनेड कहने का मतलब क्या होता है, ये लेमन जूस और वाटर का मिक्सचर है। हम लोग बात कर सकते हैं सोडा वाटर का, जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर है, ठीक ना। हम लोग बात कर सकते हैं शुगर सिरप का, जो बेसिकली किसका है, तो शुगर और वाटर का मिक्सचर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है उसमें आपको मिलेगा इथाइल अल्कोहल और आयोडीन है ना। तो इस टाइप का मिक्सचर होता है। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक। ओके, अगर हम लोग देखते हैं, एक और मैं बता दूं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम लोग एलओआई भी देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन ही है। होमोजेनस मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है,
तो मेटल प्लस मेटल का या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, LOI हो गया। ठीक, जैसे मान लो मैं ब्रास की बात कर रहा हूं, हम लोग ब्रास की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर। अगर आप इसका कंपोजिशन देखिएगा जिंक और कॉपर का, तो आपको अलग अलग मिलेगा। दैट इज 30% आपको जिंक मिलेगा और 70% उसमें कॉपर मिलेगा। ठीक, तो ये है ब्रास का कंपोजिशन। तो ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। अब सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन, सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन, सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का ही होगा या गैस का भी होगा या सॉलिड, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग टाइप के स्टेट ऑफ मैटर का ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स का। तब हम लोग बात कर लेंगे ट्रू सॉल्यूशन का। हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन किन किन चीजों के मिलने से बनता है। देखो, दो ही चीजों के मिलने से बनता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिलता है ना, तो बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट क्या चीज है, सॉल्यूट क्या चीज है। देखो, एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है ना, ये मेजर अमाउंट में होता है। इसका अमाउंट जो होगा ना, ये थोड़ा मेजर होगा, मेजर अमाउंट में होगा, मतलब लार्ज क्वांटिटी होगा इसका। ये क्या होगा, लार्जर क्वांटिटी में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे इसको। और इसका क्या होगा, माइनर, ये माइनर अमाउंट में होगा, या फिर कह सकते हैं इसका लेसर क्वांटिटी में पाया जाएगा, लेसर क्वांटिटी में पाया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। जैसे मान लो हमने 50 ml वाटर लिया है, 50 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इस 50 ml वाटर में हमने क्या किया भाई, तो 5 ग्राम NaCl मिला दिया। अब देखो, इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉलिड है। ये क्या हो गया, सॉलिड, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। अगर आपसे कोई कहता है कि ब्रास में, मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, ब्रास में क्या क्या होता है, जिंक और कॉपर। अगर आपसे कोई कहता है कि ब्रास में जिंक और कॉपर में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, अब जरा देखो तो जिंक का अमाउंट कितना था, 30%, और इसका अमाउंट कितना था, 70%। बहुत आसान है समझना इस बात को कि 30% है, इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूट है, और वो 70% है, इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट है। ये क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, दो चीजों के मिलने से बनता है, सॉल्वेंट और सॉलिड। सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा और हमेशा ज्यादा होता है, मेजर होता है। सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कंपैरेटिवली लेस होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होता है। ठीक, ओके। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ सोडा वाटर का, मैं बात कर रहा हूँ लेमोनेड का, मैं बात कर रहा हूँ टिंचर ऑफ आयोडीन का, जो मैंने पिछले एग्जांपल आपको दिया था उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर ले, सोडा वाटर हो गया, हम लोग बात कर लेते हैं ब्राइन का, हम लोग बात कर लेते हैं शुगर सिरप का,
अब देखो इसमें अगर हम लोग बताएं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो इस चीज को समझना आसान है आपके लिए। देखिए अगर सोडा वाटर देखिए तो सोडा वाटर में सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही वाटर में घुला हुआ होता है। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, H2O वाटर, H2O नहीं मैं वाटर ही लिख देता हूँ, वाटर, ठीक। लेमोनेड में क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूट हो जाएगा क्या, लेमन जूस, और ये क्या हो जाएगा, अगेन वाटर। टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो आयोडीन सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम वगैरह में इसको। ब्राइन को अगर हम लोग देखें तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, NaCl, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, अगेन वाटर। शुगर सिरप में देखें तो क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूट के रूप में और सॉल्वेंट के रूप में वाटर। अब जरा देखो मैं यहाँ पे एक कैटेगराइजेशन दे सकता हूँ, जिस जिस सबस्टांस में, जिस जिस टाइप के सॉल्यूशन में वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट के रूप में, उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे क्या, क्योंकि वाटर तो नहीं है एज ए सॉल्वेंट, इथाइल अल्कोहल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, तो सॉल्यूशन ही बट नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये दोनों देखो एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, और सॉल्वेंट के नेचर के हिसाब से, अगर मान लो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर वाटर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या बात करेंगे, एक्टिविटी देख लेते हैं एक 2.3 एक्टिविटीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये 2.3 एक्टिविटीज में क्या है, बीकर ले लेना है, और बीकर में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, 50 ml। 50 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक। एक और बीकर ले लेते हैं सैंपल, और इसमें भी वही ले लेते हैं 50 ml वाटर। दोनों में हम लोग 50 ml वाटर ले रहे हैं, ठीक। और इस 50 ml वाटर में हम क्या डाल रहे हैं, दोनों के अंदर अलग अलग टाइप का सैंपलिंग कर रहे हैं हम लोग। एक में डाल देते हैं कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, CuSO4 डाल देते हैं, 5H2O मतलब ब्लू विट्रॉल डाल देते हैं। एक में क्या डाल देते हैं, ब्लू विट्रॉल, ओके। और दूसरे में जो हम लोग दे रहे हैं दैट इज शुगर ले लेते हैं, या फिर बैरियम क्लोराइड भी ले सकते हो, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज में NCERT में बैरियम क्लोराइड भी लिया गया है। या तो आप शुगर ले लो या बैरियम क्लोराइड, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक। अब इसका क्या लेना है, एक मेजरेबल अमाउंट लो। कितना क्या लेना है, एक मेजरेबल अमाउंट में आपको इसको लेना है। मतलब आप जब इसके अंदर डालो ना 50 ml वाटर में, जब आप इसको पुट करो तो आप एक उसको मतलब ये एक अमाउंट ले लो, मतलब आप फिक्स कर लो, मतलब आप क्या करो उसको मेजर कर लो कि आपने कितना अमाउंट ऑफ ये जो शुगर और BaCl2 या फिर कॉपर सल्फेट 5H2O जो आपने लिया, ब्लू विट्रॉल आपको कितना डालना है, ये आप मेजर कर लो, ठीक। मेजर करने के बाद आप क्या करो, इस दोनों को लगभग 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करो इसका। आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करके
प्रोवाइड करो हीट और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर दो। और राइज करने के बाद फिर से देखो, ऐड again measurable amount of CuSO4 5H2O, फिर से मेजरेबल अमाउंट में डालो CuSO4 5H2O, और इसमें क्या डालो आप, वही आइदर शुगर और BaCl2 बैरियम क्लोराइड आप फिर से डालो। तो आप पता करो कि क्या ये और ज्यादा घुलता है कि नहीं, है ना, और ज्यादा ये घुलता है कि नहीं, आप ऐसा चेक करो। जब आप ऐसा करोगे ना तो आप पाओगे क्या कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जितना अमाउंट ऑफ आपने कॉपर सल्फेट 5H2O लिया है, मतलब ब्लू विट्रॉल लिया है या फिर शुगर और BaCl2 लिया है, वो ज़्यादा अमाउंट में घुलना शुरू हो जाएगा व्हेन यू इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ ईच सैंपल बाय द डिग्री ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। आप 5 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो देखोगे कि पहले के कंपेयर में ना उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड घुल गया है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ठीक ना, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड घुल गया है। इससे क्या पता चलता है, देखिए इससे कॉन्सेप्ट पता चलता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। इससे दो कॉन्सेप्ट का पता चलता है, एक कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी का पता चलता है, ठीक, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो पता चलता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो हम लोग इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे रिजल्ट बताया, रिजल्ट ये होगा कि आफ्टर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन सैंपल अप टू पर्टिकुलर मेजरमेंट, है ना, एक खास मेजरमेंट तक ही घुलेगा, उसके बाद आप घुलाइएगा तो नहीं घुलेगा, ये ध्यान रखना है। मतलब एक खास टेम्परेचर पे एक खास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, और इससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है ना दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ठीक। तो इस एक्टिविटीज के द्वारा आप समझ गए इस चीज को, तो हम लोग उसी टॉपिक को देखते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बताया अभी कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक गिवन टेम्परेचर पे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट, it is a solution in which maximum amount of solute are dissolved in given solvent at given temperature, ठीक। क्या होता है, it is a solution in which maximum amount of solute are dissolved at given solvent at given temperature। मतलब एक खास अमाउंट में सॉल्यूट जो होता है किसी भी सॉल्वेंट में, खास सॉल्वेंट में खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है गिवन टेम्परेचर पे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। ओके, इसका मतलब क्या, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व in given sample of solvent at given temperature, है ना। मतलब आप एक सॉल्वेंट के अंदर एक खास टेम्परेचर पे इससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा ना दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर उसमें आप और ज़्यादा घुला रहे हो,
मतलब एक सैंपल आपने लिया है सॉल्वेंट का और उसमें आप और ज़्यादा घुला रहे हो एट गिवन टेम्परेचर, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट आप घुला सकते हो। ओके, तो मैं क्या बता रहा हूँ, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, in which more amount of solute can be dissolved at given temperature, in which more amount of solute can be dissolved in given solvent at given temperature। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप समझ गए होंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट नहीं घुला सकते हो एक खास टेम्परेचर पे, जबकि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट आप मिला सकते हो एट गिवन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। आप एक खास टेम्परेचर पर ही उसके अंदर कुछ घुला सकते हो, जो हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा था। ओके, तो ये हमारा है क्या, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखिए अब हम लोग समझते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। बहुत आसान है समझना कि भाई कोई भी सॉल्यूट आपको कोई भी सॉल्वेंट दिया हुआ है, उस सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल सकता है एक खास टेम्परेचर पे, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in यूनिट मास ऑफ, यूनिट मास या वॉल्यूम भी कर सकते हो, ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, यूनिट मास कोई जरूरी नहीं, वो बाद में बात कर लेंगे हम लोग, डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट कर देते हैं, है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। किसी खास टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। बहुत कॉमन है, ठीक। क्या हुआ, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक। और जब एक खास टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी गेन कर लेगा कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा, तो इससे क्या तैयार होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट फॉर्म्स क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि जब सॉल्युबिलिटी जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें मोर सॉल्वेंट तो घुलेगा नहीं, है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर घुलता है एक गिवन टेम्परेचर पे, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। समझ में आ रहा है। सॉल्युबिलिटी का एक दूसरा डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर हम घुलाते हैं उसी को कहते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। क्लियर है। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं
हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। देखो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम लोग सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते थे 3 अलग अलग कैटेगरीज में। सॉल्यूशन को हमने कैटेगराइज किया था 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। एक था क्या, ट्रू सॉल्यूशन, आपको याद होगा एक डाटा के थ्रू मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या था, सस्पेंशन, और क्या था, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, ये 3 बातें हमने की थी आपसे एक एक्टिविटी के द्वारा, हम लोग इसको समझने का कोशिश किए थे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन। आज का जो वीडियो होगा इसका लिए लास्ट टॉपिक होगा ट्रू सॉल्यूशन, और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग बात कर लेंगे। फिर हम लोग बात कर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, वो अगले वीडियो में हम लोग उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूंगा आपको। ओके, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा। ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा। और क्या होगा भाई, ये होगा होमोजीनस। ये क्या होगा, होमोजीनस होगा। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजीनस होता है। ठीक, अगर हम लोग कहते हैं इसके पार्टिकल साइज के बारे में बात करते हैं, है ना, हम लोग ये पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज, एक्चुअली में हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम लोग पार्टिकल साइज की बात करते हैं तो क्या होगा भाई, पार्टिकल साइज जो ट्रू सॉल्यूशन का होता है वो लगभग होता है 1 नैनोमीटर, मैं लिख देता हूं लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, इससे कम होता है। तो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएगा, नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई, है ना, आप नेक्ड आई से इसको देख नहीं सकते। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा ना उसके पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या, कि फिल्टर पेपर से आसानी से पास करेगा, आपको याद होगा, passes through filter paper without residue, बिना कोई रेसिड्यू के फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा। ठीक, लाइट का स्कैटरिंग नहीं करेगा, नो लाइट का पाथ जो होगा विजिबल नहीं होगा। आपको याद होगा एक्टिविटी में हमने बताया था, नो लिख देते हैं पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल, मतलब ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट बात आपको याद होगा, अगर अनडिस्टर्ब रखे तो ये स्टेबल रहता है, मतलब कोई रेसिड्यू आपको नहीं मिलेगा, मतलब कोई आपको डिपोजिशन बॉटम में नहीं मिलने जा रहा है ना, सेडिमेंटेशन नहीं होगा इसमें। मतलब क्या, नो सेडिमेंट, नो सेडिमेंटेशन इन अनडिस्टर्ब स्टेट, है ना। इसका मतलब क्या, ये होगा स्टेबल, ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक, क्योंकि कोई भी सेडिमेंटेशन आपको अनडिस्टर्ब स्टेट में इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये बातें आपको किसके बारे में हुई, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर है, तो ट्रू सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब ट्रू सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो एग्जांपल क्या होगा, देखिए एग्जांपल क्या होगा, वही शुगर सिरप, ब्राइन होगा, लेमोनेड होगा, है ना, सब ट्रू सॉल्यूशन है। इसे कर देते हैं। ठीक, ये सब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक, तो आप समझ गए होंगे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक ना, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे अगले वीडियो में। आज का मैं वीडियो यहीं पे लास्ट कर रहा हूँ। इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो होगा वो वीडियो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो उसको मैं अलग से बता दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता दूंगा जो आपको हायर क्लासेस में थोड़ा बहुत काम दे देगा, तो मैं उसको डील कर दूंगा आपके सामने। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे फिनिश मैं कर रहा हूँ।
और मुझे विश्वास है कि ये सारा टॉपिक जो मैंने आपको डील किया वो टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और आपको अगर अच्छे ढंग से सारा चीज़ समझ में आ रहा है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस आपके लिए जो एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक है साइंस का और इवन मैथ का कंटिन्यूअस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। एक बार फिर से आपका थैंक यू।